वैसे आपको आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। चलें जी, जरा स्टूडेंट्स को आ लेने दें, मैंने फटाफट थोड़ी सी चीजें बतानी है जरूरी जरूर। ओके मैम। जैसे मैंने क्या थोड़ा सा बताना था। पहले थोड़ा सा ये बताना था, जो जो पेजेस आज बताती जाऊंगी इनको जहन में जरूर रखिएगा। और इनको पढ़ना भी जरूर है आप लोगों ने, ठीक है? मैं थोड़ा डिस्कशन कर रही हूँ सब, क्योंकि वो लंबे क्वेश्चन तो आने नहीं है, फिर जो डिस्कशन करूंगी वही जहन में रखूंगी, ठीक है? जी मैम। तो मैं जा रही हूँ, यहाँ से आ गए। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा इससे पहले यहाँ पे जाऊंगी, ठीक है? साइज के मैंने आपको बताने लगी हूँ, मेन मेन चीजें दिख रही हैं, जो चीजें बताने वाली वो बताऊंगी साथ साथ, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जी बी एमएससी में शुरू कर रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। एक मिनट देखती हूँ, जरा पीछे देखती हूँ, जरा आपके कितने लोग शामिल हैं मीटिंग वेटिंग में है, तो देखती हूँ। अच्छा जी, मैं जितने लोग हैं मैं शुरू कर रही हूँ, बाकी लोगों को भी बता देंगे जो जो मैंने करवाया था। अच्छा जी, साइज के डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रीक वर्ड है, जर्मन फिजिशियन है जी, फिजिस्ट है, उसने शुरू की थी। अच्छा जी, और बेसिकली उसने कहा कि मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये ट्रांसफॉर्म हुई है। मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेसिकली जनरलाइज्ड फॉर्म होती है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास, सुन रहे हैं ध्यान से? जी मैम। जी मैम। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास नंबर ऑफ सक्सेसेस कितनी होती है? नॉर्मली दो होती है ना, यानी जी जितनी मैम। आपके पास आउटकम्स जितने होते हैं, ठीक है? मल्टीनॉमियल में उससे ज्यादा होती है। मल्टीनॉमियल में जनरलाइज्ड फॉर्म होती है वो एक्चुअली बायनॉमियल की। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल, बायनॉमियल से मल्टीनॉमियल, जनरलाइज्ड फॉर्म होती है के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, के ग्रेटर देन टू होता है, यानी टू से ज्यादा आपके पास आते हैं, ठीक है? आउटकम्स टू से ज्यादा आते हैं, तो कहता है कि इसकी ये हमारे पास जब उसमें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाती है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। दिस अप्रोक्सीमेशन हैज द ब्रॉड एप्लीकेशन है, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ द फिट है, इंडिपेंडेंट है। ये दो तीन लाइन अभी मैं छोड़ रही हूँ। हाँ, नेक्स्ट जो बताने वाला है वो बता रही हूँ आपके पास। पैरामीटर इसका एक ही होता है, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब मैं ये बताने जा रही हूँ, समझाने भी जा रही हूँ थोड़ा सा, कि आपको आइडिया भी बता देती हूँ। एक्चुअली ये होता है कि जब आपने एस्टिमेशन करनी होती है जिस पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, इस तरह आपने सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस पे काम करना होता है। मेरी बात सुनने ध्यान से, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ये देखें, नॉर्मली हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं। कैसे इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं? हम सैंपल इंफॉर्मेशन के बेस पे पॉपुलेशन पैरामीटर को या तो एस्टिमेट कर रहे हैं, या हाइपोथेसिस यानी उनके बारे में कोई स्टेटमेंट बता रहे हैं। दो चीज है, जब एस्टिमेशन करेंगे या जब हाइपोथेसिस देंगे तो हमारे पास सैंपल इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जैसे एन गिवन है आपके पास, ठीक है? अब अगर आपने जो पॉपुलेशन पैरामीटर, जिसके जितने पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं,
यानी उनको अगर आपने एस्टिमेट करना है या उनका आपने हाइपोथेसिस बताना है कितने आपने कंसिडर किए। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के बारे में बात करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें से उसको माइनस कर दूँ, n-1, यानी एक पॉपुलेशन पैरामीटर मैंने कंसिडर किया, मैंने n-1 ले लिया। अगर दो पॉपुलेशन पैरामीटर कंसिडर करूंगी तो दो ले लूंगी। क्लियर? जी मैम। जी मैम। ये देखें उसने बताया भी हुआ है, degrees of freedom is reduced by the number of restrictions involved, and later we shall find that the number of degrees of freedom is given as the number of observation in a sample minus the number of the population parameter that must be estimated from the sample data. सैम्पल डाटा की मदद से जितनी हम एस्टिमेशन करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के, जितने पॉपुलेशन पैरामीटर हमने एस्टिमेट करने होते हैं उतने हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर? चलें जी, मैं आगे चल रही हूँ। मैं बेसिकली डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ, डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके उस तरह शामिल नहीं होते हैं, इसलिए वही सारी चीजें साथ साथ करूंगी। ठीक है? अच्छा जी, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। नॉर्मली एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, जीरो मीन है, यूनिट वेरिएंस है, रैंडम वेरिएबल इस तरह आपके पास। ये देखिए ये इसकी मेन फॉर्म है। एक मिनट, काई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए इट इज इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जिसने सारे लिए उनका सम है आपके पास। क्लियर? जी मैम। अच्छा जी, मैं आगे चल रही हूँ। अच्छा, मोटी मोटी इसकी चीजें थोड़ी सी पढ़ूंगी। इसका डेंसिटी फंक्शन ये है, अच्छा जी ये इसका डेंसिटी फंक्शन है। ये आपके पास 2 की पावर n/2 है, गैमा ऑफ n/2 है, काई स्क्वायर वेरिएबल है n/2 - 1, और साथ है e की पावर माइनस काई स्क्वायर ओवर 2। काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है 0 to ∞ के दरमियान में। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद है मेरे पास, अच्छा जी ये सोमन जेनेटिक फंक्शन निकाला है, आपको मैं डायरेक्ट लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ, निकालने की जरूरत नहीं। मतलब जेन में रखिएगा मोमेंट जेनेटिक फंक्शन को क्या आता है आपका, ये इसका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। ये देखिए मैंने ये इसका मोमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन है, दिस वन, ये वाला, दिस वन, ये दिस इज अ मोमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन। 1/1 - 2t रेज़ टू पावर n/2, और t यहाँ पे आपके पास जो होता है वो लेस देन 1/2 होता है। ये है इसका मोमेंट जेनेरेटिंग फंक्शन। ये मैं आपके साथ सारी डेफिनेशन बेसिकली पढ़ रही हूँ। ठीक है? जो ज़रूरी है वो मैं साथ साथ पढ़ती जाऊँगी, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं शामिल, तो मैं इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होंगी साथ साथ आपको बताती जाऊँ। क्लियर? अच्छा जी, अगर आपके पास n1 हो जाएगा तो पाई स्क्वायर जब जी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। दैट द स्क्वायर्स ऑफ a standard normal random variable is distributed as pi square with 1 degree of freedom, यानी with 1 degree of freedom ये normally distributed consider होती है with mean 0 and various sigma square over है। ये लास्ट लाइन देख लें, अगर इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगी तो काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल with 1 degree of freedom as x bar is normally distributed with mean mu and variance जो है वो sigma square over n होगा। क्लियर? मेन प्रॉपर्टीज पढ़ रही हूँ इसकी। सबसे पहले है रेंजिंग, इसकी 0 से इन्फिनिटी है मीन, और इसका जो वेरिएंस है मीन इसका n आएगा।
डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n आएगी, और जो वेरिएंस है वो उसका डबल आता है। ठीक है, मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन मैंने आपको लिख के बता दिया, वो नीचे वाला है 1 माइनस 2t रेज्ड टू पावर माइनस n/2 where t is less than or equal to 2। क्लियर? जी मैम। सही है। चलो अच्छा जी, उसके बाद मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के साथ यहाँ पे उसने वही वाली बात है, उसको डिफरेंशिएट किया हुआ है जिस तरह मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को करते हो। म्यू वन डैश निकाल लिया, म्यू टू डैश निकाल लिया, म्यू थ्री डैश निकाल लिया। यानी अगर आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता है, जिस तरह अभी आपने पीछे ये देखे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये है 1 माइनस 2t रेज्ड टू पावर माइनस n/2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले, म्यू वन डैश आ जाएगा, म्यू टू डैश आ जाएगा। ये तो आप कर चुके हो, कर सकते हो। क्लियर? जी मैम। इसमें से बताने वाली चीज क्या है? और बस यही है, इसमें से यही जहन में रखिएगा। हाँ, एक चीज है, ये पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है। जब ये पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो ऑफकोर्स जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम पैरामीटर जो होता है वो शेप बनाता है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना ज्यादा होता जाएगा ये फ्लैट होता जाता है और स्क्यूनेस इसकी बढ़ती जाती है। स्क्यूनेस इज दी हाई। ठीक है, ये देखिए, द मॉड ऑफ द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू n माइनस 2 है, और as n increases the distribution becomes more and more symmetric होती जाएगी आपके पास। ये देखिए, इस सिमेट्रिक जैसे जैसे इसका n यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी बढ़ती जाएगी, ये सिमेट्रिक होती जाती है। अच्छा जी, the chi-square distribution tends to be normal distribution as the number of degree of freedom approaches infinity। जैसे जैसे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाएगी, ऑफ कोर्स जब सिमेट्रिक होगी तो वो बेल शेप में बन जाती रहती है ना, फिर बेल शेप में बन जाएगी। फिर यहाँ से यही चीज बता दी। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलूंगी। ये नहीं बताने का थोड़ा सा। अच्छा जी, काई स्क्वायर टेबल जो है ना, ये थोड़ा सा बताना है मैंने यहाँ। ये देखिए, कहाँ पहुँच कैसे पहुँचे, कहाँ चली गई? ये दिखाना कितना बुरा लगता है। समझ गई कि वेट अब मेरे सो तो नहीं के? नो मैम, जाग रही। बाकी कोर्सेज खत्म हो गए आपके? जी मैम। सारे खत्म हो गए? मैम एक लेक्चर होना है हमारा आज डॉक्टर मोहसिन का। चलें जी, ठीक है, चलें जी, मेरा भी आ गया ये होपफुली। अच्छा जी, काइस के टेबल है, चीज़ें ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। मैं टेबल आगे समझा देती हूँ आपको। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए, आपके पास है दो किस्म के टेबल्स हैं, एक फिशर्स अप्रोक्सीमेशन है, एक विल्सन हिल्ट्री अप्रोक्सीमेशन है। ये दोनों स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को यूज करते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से आगे नीचे देखिए, वो अप्रोक्सीमेट आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद जीरो मीन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो मीन जीरो है, वेरिएंस वन है हमारे पास। इसकी वैल्यूज निकालेंगे, स्क्वायर की निकालेंगे, एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से निकालेंगे। एन क्या होगा हमारा, 30 से ऊपर होगा फ्रॉम द टेबल। तब आ जाए जरा, मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ।
जो टेबल है ना, टेबल में आपके पास है 1 से लेके 30 तक। अगर आपका सैंपल साइज 30 से बढ़ जाता है, फिर आप इन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो। क्लियर? ऊपर पढ़ रहे हैं, का इसके टेबल की लाइन पढ़ रहे हैं? ये देखिए। जी मैम। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, आपको टेबल में 30 तक गिवा है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 30 से बढ़ जाती है, तो फिर आप मुझे दोनों है ना, उन दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। देखिए उसने लिखा भी है कि जब हम 30 से बढ़ जाते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह बिहेव करता है हमारे पास। क्लियर? अच्छा, मैं अब यहाँ से क्वेश्चन करवाती हूँ, थोड़ा सा इसमें सब बताना है, थोड़ी थोड़ी चीजें। ये देखिए, उसने आपसे कहा है कि 30 और 50, यानी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना 30 और 50, उसके लिए कैलकुलेट करें, वैल्यूज कैलकुलेट करें काइस्क्वायर की टेबल से। ये उसने पहला फार्मूला ले लिया फिशर वाला, ये उसने दूसरा फार्मूला ले लिया फिशर वाला। ठीक है। अच्छा जी, पहला देखिए, अल्फा उसने दे दिया 0.05, 30 बोल दिया उसने। 30 फिशर अप्रोक्सीमेशन जब यूज करेंगे, आप नीचे आ जाए जरा। अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज साथ साथ बता दूँ, एक मिनट रुकते हैं, पहले कर लूँ। ये देखिए आप, ये देखिए, when अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा के गिवन है ऐसे ही है। 1 - अल्फा क्या होगा? 1 - अल्फा क्या होगा? 1 है, 1 - अल्फा क्या होगा? 1 हो जाएगा। 0.95 0.05 है अल्फा। 0.95 ही होगा ना। जी मैम। अच्छा, यहाँ पे देखिए उसने जी वेरिएबल यूज किया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिशर में? जी अल्फा लिखा हुआ है। फिर ये देखें, कहता है 0.05, उसने डायरेक्ट आपको बता दिया 0.05। और उसने ये क्या बता दिया है, ये हमने पॉजिटिव ही लेना होता है, ये आपने देखना है। ये देखना, जैसे ये करते थे ना काम, ये है आपके पास जी एल 0.05। यहाँ से जब एरिया निकालेंगे तो एक्चुअली 0.05, 0.95 का हाफ क्या बनता है? 0.95 का हाफ क्या बनता है? एमएससी 0.95 का हाफ क्या है? 47.47। 47। इसको एरिया में देखोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू जहन में रखें, अब याद रखा करें ये वैल्यू, बार बार मैं बताती हूँ, ये वैल्यूज वैसे भी जहन में रखिए। ये जी अल्फा 0.05 बनती है 1.645। क्लियर? उसकी वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, 1/2 बाहर आएगा, जी अल्फा की वैल्यू आएगी 1.475। 1.475 है ना। जब इसको एरिया टेबल में देखेंगे तो ये 1.645 ही बनेगी। क्लियर? ये मैंने बहुत दफा बताई है वैल्यूज लेनी, ये वही वैल्यू है जो मैं पहले लेनी दिखाती हूँ। ठीक। जी मैम। अच्छा जी, फिशर का फॉर्मूला देखें, का स्क्वायर है, 1/2 बाहर है, अंदर जी अल्फा 1.645 लगाया, 2n - 1 का स्क्वायर रूट है, 2 फॉर्मूले का 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये 43.49 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ये देखिए 30 डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल में गिवन है हमें। मैं पिछले पे एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, पेज पे जा रही हूँ। ओके, एक मिनट जरा। आपकी वैल्यू क्या आई है यहाँ से? 43.49 आई है। मैसेज जाग रहे हैं। जी मैम। अच्छा, ये देखिए आप 43.49, ये देखिए मैं आपको पीछे दिखाती हूँ। जी मैम। बहुत ही मरी हुई आवाज है आप लोगों की। ये देखिए, ये देखिए आप। हाँ है यार, क्या हो गया? तो दोबारा मत चले जाते।
अच्छा तो ये देखिए, ये ऊपर अल्फा, ये देखिए 0.99 अल्फा के एग्जैक्ट अल्फा दिया हुआ, 1 - अल्फा नहीं दिया, अल्फा दिया हुआ। आपका 0.05 किधर था? 1 2 3 4 5 6 7, ये 0.05 था, 0.10 के बाद 0.05 था। 0.05 को डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखें, जहाँ उसको क्लिक करते हैं चला जाता है, चला। सॉरी बेटा, मुझे ये लगता है मुझे ये पेट करना नहीं आ रहा, बार बार उसको मैं क्लिक करती हूँ तो गायब हो जाता है। कौन सा चैप्टर था? यही था, कौन सा था? अच्छा मैं अब इसको वो नहीं कर रही, वो जूम नहीं करूंगी, आप उसको ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जूम करती हूँ तो वो उससे क्लिक कर जाता है। आपके पास अपनी अपनी बुक खुली हुई है, इसमें से शेयर कर रहे हैं, ये देखें। जी मैम। अच्छा तो ये देखें 0.05 के अगेंस्ट जब n इज इक्वल टू 30 तो देखूंगी तो ये 43 पॉइंट समथिंग की वही वैल्यू आएगी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यानी मैं फॉर्मूला यूज कर लूँ या मैं टेबल से देख लूँ 30 तक के लिए, तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट सेम वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, 30 से ऊपर है मेरे पास सैम्पल साइज, तो फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अगर 30 से नीचे हो तो फिर टेबल यूज कर लें। क्लियर? मैम ये टेबल वाला थोड़ा सा बता दें फिर से। बेटा टेबल में आपने कुछ भी नहीं करना, डिग्री ऑफ फ्रीडम साइड पे है, डिग्री ऑफ फ्रीडम साइड पे जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी निकलेगी, ठीक है, उसके ऊपर अल्फा की वैल्यूज गिवन है। जिस तरह पहली वैल्यू है ना, मैं पहले से ही बता देती हूँ, जिस तरह पहली वैल्यू है ना 0.99, ठीक है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया? 5 आया, तो उसके सामने क्या वैल्यू लिखी हुई है? 0.554। क्लियर? कुछ भी नहीं करना, अल्फा गिवन होगा आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपके पास होगी, आपने सिर्फ टेबल से वैल्यू देखनी होती है। मैम वो लाइन लगा कर बता दें। एक मिनट, ये देखिए, ये देखो, जैसे मेरे पास था अल्फा, ये देखिए, एक मिनट, सबसे ऊपर अल्फा क्या नजर आ रहा है आपको? 0.95। ये देखिए मैंने कहा, ये देखिए मैं कह रही हूँ अल्फा है 0.95, डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे पास 13, तो क्या वैल्यू बनेगी? ये 0.95 ऊपर वाली सबसे, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 13, ये, तो वैल्यू कौन सी आ जाएगी? ये वाली। जी मैम। ये देखें, ये ऐसे ही बनेगी ना, ठीक है, जी मैम। जी मैम। क्लियर हो गया? जी मैम। थैंक यू। चलें जी, नेक्स्ट चल रही हूँ। एक मिनट, हाँ, हाँ। अच्छा जी, अगर क्लास अभी जूम खत्म भी होता है तो आपने दोबारा ज्वाइन कर, मैंने इसको आज खत्म करवा देना, जितना होगा मैंने आज बता देना, ठीक है। ओके मैम। ये हो गया, टेबल हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने बताना था कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना था, डायरेक्ट बता रही हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट बता रही हूँ।
ये आना है फोटो यहाँ। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल बता रही हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल मैं पहले करवा भी चुकी हूँ, ठीक है। इसकी लिमिट आएगी, यहाँ से ज़रा ध्यान से देखें। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमेशा दो लिमिट्स के दरमियान में आता है। मैंने आपको एस्टिमेशन इंटरवल की करवाई है, पॉइंट एस्टिमेशन की नहीं कराई, इंटरवल की करवाई है। अच्छा, यहाँ पे एक तरफ आएगा जो आपका राइट बनेगी वो आएगी काई स्क्वायर यानी अल्फा बाई 2 आएगी। जो आपकी लेफ्ट साइड बनेगी ना वो आएगी 1 माइनस अल्फा बाई 2। क्लियर? अच्छा, दूसरी तरफ मैं साथ ही अगले पेज पे जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली थी। जो काई स्क्वायर बेसिकली है ना, अभी तक आप किसकी एस्टिमेशन करते आए हो? म्यू की, पॉपुलेशन पैरामीटर की करते आए हो। जी मैम। अच्छा, जो काई स्क्वायर है ना वो सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस की एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। जो पॉपुलेशन वेरिएंस है ना, ये उसकी एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए आप, ये क्वेश्चन है, ये लिमिट्स है आपकी, ये देखिए ऊपर, ये लिमिट्स होंगी। ये वाली, ये जो प्रोबेबिलिटी उसने निकाली ना, ये इसकी लिमिट है। सिग्मा स्क्वायर आपके पास अगर डेटा रॉ में गिवन है, रॉ डेटा है ना, तो एक्स आई माइनस एक्स बार ओवर बी, ये इस तरह आ जाएगा। ये और बी जो भी मैं अभी आपको बताती हूँ इसमें आपने किस तरह करना है। ये अब देखिए, मैं नीचे एग्जांपल इसकी शुरू करवाती हूँ। ये है एग्जांपल, दोनों की करवा देती हूँ। एग्जांपल करवाती हूँ जिस तरह भी इसने यहाँ पे बताया है ना आपको। एग्जांपल बेटा भी अगर होगा ये खत्म तो दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपके पास, ये ऊपर आया उसने सारा ये दिया हुआ, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला मैं यहाँ से अब पेन से करवा रही हूँ। ये देखिए, ये चीज़ है, ये वाला, ये आपने यूज़ करना है। अच्छा, मैं नीचे वो उसमें करवा रही हूँ आपको, अभी एग्जांपल करवा रही हूँ। अच्छा जी, मेरे पास है रैंडम सैंपल है, 8 है। नॉर्मल पॉपुलेशन के हिसाब से उसने वैल्यूज आपको दी है। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, किसके लिए निकालना है? वेरिएंस के लिए निकालना है, ठीक है। आपने क्या किया, मीन निकाल लिया, समेशन एक्स ओवर एन निकाल लिया, उसके बाद आपने वेरिएंस निकाल लिया। वेरिएंस कैसे निकाला? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया आपके पास 36 आ गया। अब आप इसको यूज कर सकते हो डायरेक्ट, या आ जाए जी, मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ। साइज के टेबल है, टोटल कितनी वैल्यूज थी सैंपल की? सैंपल की कितनी वैल्यूज गिवन है आपको? हमें से कितनी वैल्यूज गिवन है? 8। 8 है। कितना कौन सा पैरामीटर एस्टिमेट करना है? एक ही पैरामीटर एस्टिमेट करना है ना, वेरिएंस। जी मैम। कितने पैरामीटर? तो फिर एन में से एक को माइनस कर दें, एन माइनस वन हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक वन करना, एक को माइनस करना, जितने पॉपुलेशन पैरामीटर एस्टिमेट करने होते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे किसको माइनस करेंगे? एन माइनस वन। जी मैम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जी मैम। अल्फा उसने कितना दिया हुआ है? 0.10। अल्फा 0.10 है ना। ये देखिए, जी मैम। मैं लिख रही हूँ साथ, मैं लिख रही हूँ। आपने लिमिट लेनी है। आपने एक्चुअली अल्फा आपको क्या गिवन है? 0.10, ठीक है। आपने निकालना है, दो आपने निकालनी है वैल्यूज। एक आपने निकालनी है, ये देखो ऊपर लिखी हुई है ये वाली। एक आपने क्या निकालनी है? आई स्क्वायर अल्फा बाय 2। एक आपने क्या निकालनी है? 1 माइनस अल्फा बाय 2। क्लियर? क्लियर? अल्फा बाय 2 कैसे निकालेंगे? आई स्क्वायर, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये 2 पे डिवाइड होकर क्या आ जाएगा? 0.10 को 2 पे डिवाइड करें क्या आएगा? ये हो गया। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 8 माइनस 1 7। 0.05 को किस में देखना है आपने? 0.05 को किस में देखोगे आप? 7 में देखो।
क्लियर। इसी तरीके से जी दूसरा मैम। क्या आ जाएगा, इसी तरीके से दूसरा क्या आ जाएगा, 1 माइनस पॉइंट अल्फा बाई 2 को माइनस करना, 1 माइनस 0.05 क्या हो जाएगा, 1.0 1.0.95। ये हो जाएगा। इसको आपने किस में देखना है, इसको भी आपने 7 में, ये दो वैल्यूज आपने 7 में देखी। ठीक। ये देखिए रॉ डेटा था, ऊपर मैंने क्या लगाया, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर 7 आपने अपनी ये वैल्यूज लगा दी। पहले वाले में आ गया काई स्क्वायर आपके पास अल्फा बाई 2, दूसरी आपके पास आ गई काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये आपका वेरिएबल इसके दरमियान में लाई कर, ठीक है क्लियर। जी मैम। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है जी। चलूँ पीछे वापस। जी मैम। अच्छा जी, मैंने दूसरी चीज पे जाना था। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, एक मिनट जरा। ये तो रॉ डेटा था, तो ऊपर ये लिखूंगी। अगर रॉ डेटा नहीं होगा फिर आपने उसमें सिग्मा स्क्वायर लिखना है, वो एक्सप्रेशन जरा मुझे बता लें। ये देखिए अगर आपके पास ये देखिए ये उसने ऊपर दिया हुआ एक्सप्रेशन ये वाला, अगर सैंपल वेरिएंस गिवन होगा तो फिर आपने ये एक्सप्रेशन यूज करना है, यानी 7 मल्टीप्लाई होगा S1 से, एस आई लिखा हुआ ना, एस आई स्क्वायर, यानी ये सैंपल इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, क्लियर। ये एक्सप्रेशन आपने भी यूज किया, तो मैं आगे चले गई। अच्छा जी मैं पीछे जा रही हूँ थोड़ा सा, मुझे 2 मिनट दीजिए। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो, या आपको समझ नहीं आती, या आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो, नहीं आप अभी तक जितना बोला। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें पहले मेरे से। एमएससी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी नहीं है। होपफुली अच्छा जी मैं इस पे चली गई। थोड़ा सा मुझे हाइपोथेसिस की मेन डेफिनेशन बतानी है, सिर्फ उनको ही ज़हन में रखिएगा, वही करनी है, ठीक है क्लियर। जी मैम। अच्छा सर दूसरा भी, अगर ये क्लास खत्म होती है तो उसको दोबारा ज्वाइन कर। इवनिंग की क्लास आज कितने बजे है? मैम 12 बजे। आप लोगों की 12 बजे है, और मॉर्निंग आप लोगों की 12 बजे कौन सी क्लास है? मॉर्निंग 12 बजे को क्लास है या नहीं है? नो मैम आज नहीं। आज नहीं है, अगर 12 फिर 12 बजे बेशक दोबारा ज्वाइन कर लें। मैंने आज ये काम खत्म कर देना, ठीक है। ओके मैम। आज ये काम खत्म करना, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में 12 बजे ज्वाइन कर लें, ठीक है जी। अगर अभी खत्म हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं बता दूंगी। अच्छा जी मैं 2-3 मेन चीजें बता दूं। क्लास हाइपोथेसिस क्या होता है? हाँ जी मैम स्पेशल फंक्शन की है क्लास। 12 बजे के बाद ले लें, 1 बजे ले लें, मुझे कोई मसला नहीं, मैं फारिग हूँ, मैं ले लूंगी। अच्छा ठीक है मैम। इसके बाद 1 बजे लेनी, मुझे टाइम 1 बता दें, अभी बता दें टाइम मुझे। मैम 1 बजे ठीक है, 12 बजे हमारी क्लास है, स्पेशल। मैम 1 बजे मॉर्निंग आप हमारी भी फ्री क्लास है ना? होती है। मैम 1 बजे हमारी क्लास होती है। मुझे टाइम बता
आधे मैंने आज खत्म करना है, मुझे दोनों डिसाइड करके टाइम बता दें। अभी तो मुझे ये पढ़ लेने दे, डिसाइड करके टाइम बता दें, ठीक है। अच्छा जी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस है। अच्छा, इसमें होता क्या है आपके पास? पहले में आपने क्या किया है, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले में आपने क्या किया है, एस्टिमेशन की है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, यहाँ से लाइन जरा ध्यान से देख लें। इट इज द प्रोसीजर विच enables us to decide the test of the on the basis of the information obtained from the sample data, यानी sample data से जो information मिलती है, whether to accept or reject statement or an assumption about the value of the population parameter। ये population parameter के बारे में उसकी जो statement है ना, हमने ये देखना होता है कि हमने उसको accept करना है कि reject करना है, या वो ठीक है या वो गलत है। क्लियर? अच्छा जी, which may or अच्छा वो कहता है कि such a statement or assumption which may or may not true is called the statistical hypothesis। यानी मैं आपसे ये कह दूं कि आपके जो मेरी क्लास है ना, उसमें सिर्फ जिस तरह मेरी क्लास में फॉर एग्जांपल अभी हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं ना, टीचर 5 या 6 बच्चे सिर्फ रेगुलर होते हैं, या 10 बच्चे सिर्फ रेगुलर होंगे 60 में से। अब उनकी बेस पे मैं पूरी क्लास को जज कर, मैं उनके बारे में एक लाइन दे दूं कि जी इनकी जो एवरेज मार्क्स है ना, या इनकी एवरेज जो इंटेलिजेंस है, या इनकी एवरेज अटेंडेंस है, वो ये रहेगी। ये मेरी स्टेटमेंट जो होगी ना आपकी पॉपुलेशन के बारे में, आपकी क्लास के बारे में, दिस इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। क्लियर? जी मैम। अब मेरा सैंपल डाटा अगर उसको सपोर्ट करेगा तो मैं उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लूंगी, अगर मेरा सैंपल डाटा उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दूंगी। क्लियर हो गई बात? ठीक। जी मैम। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि हम दो चीजें बनाते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मैं अभी यहाँ पे लिखते हैं, हम इस तरह लिखते हैं